सिया ने अभी हाल ही में अपनी दादी को खोया था और ऊपर से अपनी चाची की जली कटी बातें सुनकर सिया का रोने का मन कर रहा था। इसलिए सिया हॉल से दौड़ती हुई अपने कमरे में आई और अपनी शादी का जोड़ा गुस्से में उतारते हुए फूट फूट कर रोने लगी। सिया दादी के मरने के बाद बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। उसके पास उसका दुख बांटने के लिए कोई भी नहीं था। सिया का मन कर रहा था कि वो अभी के अभी अपनी आत्महत्या कर ले, लेकिन फिर सिया ने कुछ सोचते हुए अपने आप से कहा, नहीं, मैं किसी भी मुसीबत से हारकर आत्महत्या नहीं कर सकती। भगवान ने अगर मेरी किस्मत में दुख लिखे हैं तो मैं उन दुखों के साथ ही जीने की कोशिश करूंगी, लेकिन उनकी दी हुई जिंदगी को ऐसे बर्बाद नहीं करूंगी। सिया अपने आप से बातें करके रो रही थी कि तभी वहां रॉकी आया और अपनी आंखों को मसलते हुए बोला, दीदी मुझे नींद आ रही है, क्या आप मुझे सुला देंगी? रॉकी की बात सुनकर सिया ने रॉकी को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, ठीक है बच्चे, मैं अभी तुझे सुलाती हूँ। मैं 2 मिनट में कपड़े चेंज करके आती हूँ, तब तक तू बेड पर लेट जा। 2 मिनट बाद सिया कपड़े चेंज करके नाइटी पहन कर आई और आकर झट से अपने भाई रॉकी के पास बेड पर लेट गई और उसे सुलाने लगी। रॉकी को सुलाते सुलाते कब सिया की आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह फोन की रिंगटोन के साथ सिया की आंख खुली तो उसने अपनी आंखों को मसलते हुए फोन की स्क्रीन पर नंबर देखा और झट से अपने बिस्तर से उठते हुए फोन उठाकर बोली, हेलो। जी सर बोलिए। सिया के फोन की स्क्रीन पर बॉस का नंबर शो हो रहा था। सिया किसी होटल में कुक का काम करती थी और इस वक्त उसी होटल के मैनेजर का फोन था जो सिया का बॉस था। सिया ने जैसे ही फोन उठाया तो फोन के दूसरी तरफ से कड़क आवाज में एक आदमी चिल्लाते हुए बोला, तुम्हें याद है ना सिया, आज सुबह जल्दी आना है। सुबह के ठीक 8 बजे होटल पहुंच जाना। उस आदमी की बात सुनकर सिया ने अपनी गर्दन जोर से हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ ओके सर, मैं पहुंच जाऊंगी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं टाइम से पहले होटल पहुंच जाऊंगी। और इतना कहकर सिया ने फोन काट दिया। फोन कटते ही सिया ने फोन में देखा तो इस वक्त सुबह के 7:30 बज चुके थे। टाइम देखकर सिया ने अपने माथे पर हाथ मारते हुए कहा, ओह माय गॉड, मैं कैसे भूल गई, आज तो सुबह जल्दी जाना था। लेकिन दादी। और इतना सोचते हुए सिया को अपनी दादी की याद आई तो वो तुरंत दौड़ते हुए अपने कमरे से निकलकर बाहर हॉल की तरफ आई, लेकिन वहां कोई नहीं था। किसी को भी वहां न पाकर सिया ने चिल्लाते हुए कहा, दादी, दादी कहाँ हैं आप? सिया के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी चाची सुरेखा दौड़ती हुई वहां आई और चिल्लाते हुए बोली, अरे तू पागल हो गई है क्या? इतनी सुबह सुबह ऐसे गला फाड़कर क्यों चिल्ला रही है? तभी सिया ने अपनी चाची की तरफ नम आंखों से देखते हुए कहा, चाची, वो दादी, क्या उनका अंतिम संस्कार? सिया आगे कुछ बोलती उससे पहले ही सुरेखा ने सिया को ताना मारते हुए कहा, तुझे अब दादी की याद आई है? कब से अपने कमरे में खर्राटे मारकर सो रही है और अब जब उठी तो तुझे दादी चाहिए? नहीं है दादी, कल शाम को ही हमने उनका अंतिम संस्कार कर दिया था। इतना सुनते ही सिया रोती हुई धीमे धीमे कदमों से अपने कमरे की तरफ आई और वापस आकर अपने बेड पर बैठ गई। फिर रोते हुए सिया ने अपने फोन से अपने बॉस को फोन मिलाया और मना करते हुए बोली, सॉरी सर, मैं आज नहीं आ सकती। इतना सुनते ही फोन के दूसरी तरफ उस आदमी की कड़क आवाज आई, देखो सिया, मैं जानता हूँ कि कल तुम्हारी दादी की डेथ हो गई थी, लेकिन आज हमारे खास मेहमान आने वाले हैं जिन्हें केवल तुम्हारे हाथों का बना खाना पसंद है। इसलिए या तो तुम आ जाओ, नहीं तो अपनी नौकरी से हमेशा के लिए रिजाइन कर दो, समझी तुम? और इतना कहकर उस आदमी ने फोन काट दिया। उस आदमी की बात सुनकर सिया एक अजीब सी उलझन में फंस गई और अपने माथे पर जोर से हाथ मारते हुए बोली, हे भगवान, कैसा अजीब बॉस है। यहाँ किसी की दादी मर गई है और इसे अपना बिजनेस चलाने की पड़ी है। अभी सिया के पास 2 ही रास्ते बचे थे, या तो वो घर पर बैठकर अपनी दादी की मौत का मातम मनाती या फिर अपने बॉस का कहना मानकर अपनी जॉब पर वापस चली जाती। इसी उलझन में फंसी सिया ने अपने आप में बड़बड़ाते हुए कहा, नहीं यार, अगर ये जॉब हाथ से चली गई तो फिर मुझे कोई और जॉब नहीं देगा, और वैसे भी दादी की बीमारी की वजह से इतने सारे कर्ज मेरे सर पर मंडरा रहे हैं, उनका भी तो भुगतान करना है ना। और इतना बड़बड़ाते हुए सिया ने अपने बालों को नोचते हुए कहा, चल सिया, अब काम तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो खाना कहाँ से आएगा और दादी के इलाज में खर्च हुए पैसों का भुगतान भी तो करना है। इतना कहकर सिया अपने बिस्तर से उठते हुए केवल 10 मिनट में रेडी हो गई और ऑफिस के लिए निकल पड़ी। सिया रेडी होकर जैसे ही हॉल में आई
तो उसकी चाची उसे देखकर चिल्लाते हुए बोली, अरे ओ महारानी, इतनी सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ जा रही है? सिया ने अपनी चाची सुरेखा की तरफ देखते हुए कहा, चाची, वो आज ऑफिस जाना बहुत जरूरी है, नहीं तो मेरा बॉस मुझे नौकरी से निकाल देगा। सिया की बात सुनकर उसकी चाची ने ताना मारते हुए कहा, थोड़ी देर पहले तो बड़े बड़े टेसुए बहाकर दादी की मौत का मातम मना रही थी और अभी बन ठन कर बाहर जा रही है। तुझे जरा सी लाज लज्जा है या नहीं? सुरेखा आगे कुछ बोलती उससे पहले ही सिया के चाचा जी वहां आ गए और सुरेखा को डांटते हुए बोले, सुरेखा, अगर सिया ऑफिस जाना चाहती है तो तू उसे क्यों रोक रही है? जाने दे उसे। रमेश चाचा के मुंह से हाँ सुनते ही सिया अपने चाचा को धन्यवाद करते हुए घर से बाहर निकल गई। जैसे ही सिया घर से बाहर निकली, उसकी चाची सुरेखा रमेश पर बरसते हुए बोली, क्या हो गया है तुम्हें? जब देखो उस लड़की का बीच बचाव करते रहते हो। क्या अब वो तुम्हें इतनी प्यारी हो गई? रमेश ने सुरेखा के कंधे पर हाथ रखते हुए दबी आवाज में कहा, नहीं सुरेखा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे वो लड़की कल भी पसंद नहीं थी और अभी भी नहीं है। लेकिन तुझे पता है, हमारे घर के बाहर उस गुंडे राघव सिंघानिया के आदमी तैनात हैं। अगर उनमें से किसी को भी पता चल गया कि हम लोग इस सिया के साथ नाइंसाफी करते हैं तो राघव सिंघानिया पता नहीं हमारा क्या हाल करेगा। इतना सुनते ही सुरेखा ने दरवाजे के बाहर झांक कर देखा तो दरवाजे के बाहर एक काला कोट पहने और काले रंग का चश्मा लगाए हुए आदमी खड़ा था। उसे देखते ही सुरेखा ने अपने मुंह पर हाथ रखते हुए आश्चर्य से कहा, अरे बाप रे, इसका मतलब अब वो राघव सिंघानिया 24 घंटे हमारे घर पर नजर रखेगा। हे भगवान, ये सब इस लड़की की वजह से हुआ है ना? ये उस गुंडे राघव सिंघानिया से पंगा लेती और ना ये सब होता। इधर सिया जैसे ही घर से बाहर निकली तो उस चोल के सभी लोग उसे घूरने लगे और फिर उस सिक्योरिटी गार्ड को देखकर बातें बनाने लगे जो अभी सिया के घर के सामने खड़ा था। उस गार्ड को देखते ही सिया समझ गई थी कि वो राघव सिंघानिया का गार्ड है जो वहां खड़ा होकर सिया पर नजर रख रहा था। लेकिन सिया ने उस गार्ड को नजरअंदाज करते हुए एक ऑटो वाले को रोकने के लिए उसके सामने हाथ दिया, लेकिन उस ऑटो वाले ने सिया को देखकर अपनी ऑटो की स्पीड बढ़ा ली और पलक झपकते ही वहां से गायब हो गया। ऐसे ही सिया जिस भी ऑटो वाले के सामने हाथ देती, वो ऑटो वाला सिया को देखकर अपनी ऑटो की स्पीड तेज करके वहां से तुरंत निकल जाता। सिया के कहने पर एक भी ऑटो वहां रुकने को तैयार नहीं थी, इसलिए सिया गुस्से में उस गार्ड के पास आई और उसे धमकाते हुए बोली, तुम यहाँ मेरे घर के सामने खड़े होकर क्या कर रहे हो? मैं जानती हूँ तुम्हें उस राघव सिंघानिया ने मुझ पर नजर रखने के लिए भेजा है, लेकिन प्लीज थोड़ी देर के लिए यहाँ से चले जाओ ताकि मैं ऑफिस पहुंच सकूं। तुम्हें देखकर कोई भी ऑटो वाला यहाँ रुकने को तैयार नहीं है। सिया की बात सुनकर उस गार्ड ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन पास खड़ी अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए सिया की तरफ इशारा किया और बोला, मैम, आप इस गाड़ी में बैठ जाइए, मैं आपको वहां ड्रॉप कर दूंगा जहां आप जाना चाहती हैं। क्या सिया उस गार्ड के कहने पर गाड़ी में बैठ जाएगी या फिर अपनी जॉब को हाथ से जाने देगी? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट ऑफ डेविल।